आज बेला की चिट्ठी आई है तो पिछला सब कुछ याद आ रहा है। जिस समय उन्हें ज़रूरत थी बेला के घर में जगह नहीं थी, उसे सास का डर खाया जा रहा था। अब बुला लेना अपनी सास को। अम्मा का निहोरा क्यों कर रही है? रात खाना खाते हुए बड़े ने पूछा, अम्मा फिर तुमने क्या तय किया? किस बारे में? यही बेला के यहाँ जाने के बारे में। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? अभी तुम्हारे बाबूजी को गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मैं दामाद के यहाँ चली जाऊँ? यह तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे, उसकी सास क्या कहेगी। बड़ा फिर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। जब वे आंगन में हाथ धो रही थी उन्हें बहू की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे तो मालूम था वे कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारी छाती पर मूंग दलेंगी। अनायास ही फिर से बाबूजी याद आ गए। एक बार बहू की जबान दराजी से दुखी होकर वे रो दी थी। उस समय बाबूजी अपनी सारी शक्ति बटोर कर दहाड़े थे, तुम क्यों रोने बैठ गई सावित्री? तुम किसी की दबेल नहीं हो, किसी के दरवाजे नहीं पड़ी हो। यह घर तुम्हारा है, तुम्हारा। जिसे यहाँ पुसाता न हो वह शौक से जा सकता है। इसके बाद बहू थोड़ा संभल गई थी। जानती थी न कि इतना बड़ा घर किराए पर लेने जाएंगे तो 1000-1200 से कम में नहीं मिलेगा। उन्हें लगा कि बहू को एक बार फिर से यह बात याद दिलाने की ज़रूरत है। हाथ धोकर पल्लू से हाथ पोंछती हुई वे इत्मीनान से भीतर आई और सहज भाव से बोली, बहू मैं अपने घर में बैठी हूँ। बेला को दिक्कत हो तो बच्चे यहाँ भेज दे या अपनी सास को बुला ले। हमने कोई ठेका थोड़ी ही ले रखा है। सास के ये तेवर बहू के लिए एकदम नए थे। अपनी चारपाई पर लेटी नींद की आराधना कर रही थी कि दरवाजे पर रिक्शा रुका। कपिल दौड़ा दौड़ा बाहर गया और वहीं से चिल्लाया, चाचा आए हैं। चाचा? वह एकदम उठ बैठी। बेटे के अप्रत्याशित आगमन से मन में खुशी की उत्कंठा की लहर दौड़ गई, पर उसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बड़ी देख लेगी तो कहने को हो जाएगा कि रात दिन खटने को हम हैं, पर प्राण तो इनके छोटे में ही बसते हैं। तब तक छोटा भीतर आ गया था। उसने झुककर माँ के पाँव छुए और एकदम गले से लग गया। लाख रोकने पर भी दोनों के आंसू निकल आए। बड़ी जब पानी का ग्लास लेकर आई तो उन्होंने मुश्किल से अपने को जब्त किया और पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, अचानक कैसे चला आया रे? न चिट्ठी न पत्री। अपने घर ही तो आना था अम्मा, चिट्ठी पत्री की क्या ज़रूरत थी? बस तुम्हें देखने का मन हुआ और चला आया। और अब आया हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अम्मा जी अभी साल भर कहीं नहीं जाएंगी। पिछले दिनों बेला ने भी बुलवाया था पर माँ ने मना कर दिया। बेला की बात और है भाभी, वह तो पराया घर हुआ ने। मेरे यहाँ जाने में कोई हर्ज थोड़ी ही है। क्यों अम्मा? ये बातें बाद में होंगी, तू पहले हाथ मुँह धो ले, जब तक भाभी खाना गर्म कर देगी। रात छोटे का बिस्तर उन्हीं के बगल में लगा दिया गया। जब सब लोग सो गए तो बेटे के शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बहू को बच्चों को भी ले आता रे, थोड़ी रौनक हो जाती। रीनू चीनी को देखे कितने दिन हो गए, मुझे याद भी करती हैं कि नहीं? खूब करती हैं। उन्होंने तो ख़ास तौर पर तुम्हें ले आने को कहा है। अभी साथ ले भी आता, पर 4 दिन में ही उनकी पढ़ाई का इतना हर्ज हो जाता है कि अगले 8 दिन तक भुगतना पड़ता है। अब कोई वो हमारे ज़माने वाली पढ़ाई थोड़ी ही रही अम्मा, कि मामा के यहाँ महीना भर रह आते थे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक कहता है तू। मुझे तो कपिल कुणाल के बस्ते देखकर ही डर लगने लगता है। एक बात और है अम्मा। छोटे का स्वर एकदम बदला हुआ था। क्या? बाबूजी बीमार थे तब बात और थी, आना ही पड़ता था। अब तुम्हारी बहू कहती है कि वहाँ जाकर क्या करेंगे? अपना कहने को, उठने बैठने को कहीं बित्ते भर की जगह भी तो नहीं है। मैं तो खैर इस घर का लड़का हूँ, कहीं भी पड़ा रहता हूँ, पर उसे तो इस तरह रहने की आदत नहीं है। फिर भाभी को तो तुम जानती ही हो, इसलिए तो बेचारी अरुणा हर छुट्टी में मैके भागती है। उसे अच्छा थोड़ी ही लगता है, पर क्या करे, अपना कहने लायक कोई ठिकाना तो हो। छोटा शायद ठीक कह रहा था। उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, फुर्सत ही नहीं मिली, पर अब लगता है कि वह ठीक कह रहा है। बड़ी तो जैसे पूरे घर पर अपने पाँव फैलाकर बैठ गई है, हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी को अगर वे एक गिलास भी उठाकर देने लगती हैं तो वह जवाब तलब करने लगती है। सारी गृहस्थी उनकी जोड़ी हुई है, पर बड़ी सब पर अपना फन फैलाए हुए है। पता नहीं कैसे, पर सुबह तक छोटे ने अम्मा को पटा लिया था। फिर उसने भाई भाभी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी और ऊपर वाला कमरा ठीक ठाक करना शुरू कर दिया।
सीढ़ियों की मरम्मत की गई, ऊपर वाले काम चलाऊ बाथरूम को पक्का करवा दिया, कमरे का नए सिरे से रंग रोगन कर उसे झकाझक कर दिया। खिड़कियों में नई जाली लगवाई गई, दरवाजे पर वार्निश की गई, छत पर नया नकोर पंखा लगवाया गया। बाबूजी बीमार थे तब अम्मा गर्मी में झुलसती रही, हाथ से पंखा जलती रही। ऊपर आड़ न होने के कारण दिन में 10 बार बाथरूम के लिए नीचे आती रही, पर तब किसी को इन बातों का ख्याल नहीं आया। अब बहू के लिए सारी सुविधाएं जुटाई जा रही थी। बड़ी सब देखती रही और कुड़ती रही। उसे पति पर इतना ताव आ रहा था, पता नहीं किस पोथी में पढ़कर आए थे कि साल भर घर की लिपाई पुताई नहीं होगी। कम से कम बीमार के कमरे की सफाई तो की ही जा सकती थी, उसके बिना तो वहाँ पाँव देना भी दूभर था। कुणाल कपिल तब उधर का रुख नहीं करते थे, उन्हें वहाँ हरदम बाबूजी का साया मंडराता नजर आता था। अब देखो 2 ही दिन में उसकी कैसी काया पलट हो गई है। पर अब क्या फ़ायदा, अब तो उस पर छोटे ने अपना हक जमा लिया है, मज़े से अपना ताला डालकर चला जाएगा। 2 दिन बाद कमल ने भाई भाभी से औपचारिक अनुमति मांगी। भैया, सोच रहा हूँ इस बार अम्मा को साथ ले जाऊँ, आप लोगों को तो कोई ऐतराज़ नहीं है? जा रही हूँ तो शौक से ले जाओ, हमें क्या ऐतराज़ होगा। बात क्या है भाभी कि लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, माहौल ऐसा ख़राब हो रहा है कि घर में अकेले छोड़ते भी डर लगता है। नौकर भी सब साले आवारा किस्म के ही लफंगे मिलते हैं। क्वार्टर भी तो तुमने देखा है, जरा अकेला सा ही है। अम्मा रहेंगी तो जरा निश्चिंतता रहेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, पर वे मान जाएं तब है। हम कहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। हम क्यों कहेंगे, छोटा ही कहेगा, और छोटे की बात अम्मा मान भी लेंगी। बड़का बोला, तुम सचमुच अगर 2-4 महीने के लिए अम्मा को ले जाओगे तो तुम्हारी भाभी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। थक गई है बेचारी, काम में ऐसी फंस गई है कि 2 साल से पीहर भी नहीं जा पाई है। अकेले ही सब करना होता है, किसी का सहारा भी नहीं है। हम होंगे तो भात खिचड़ी कुछ भी पका कर खा लेंगे, पर अम्मा के लिए तो दोनों जून पूरा खाना बनाना पड़ता है, फिर दूसरे काम तो हैं ही। आप लोग ऊपर के काम के लिए किसी को रख क्यों नहीं लेते? अब तो बाबूजी नहीं रहे, उनकी बीमारी का खर्च भी नहीं रहा। बाबूजी थे तो उनकी पेंशन भी तो थी, कुछ तो सहारा हो ही जाता था। अब तो आय का वह साधन भी जाता रहा। पेंशन तो अम्मा को भी मिलती होगी न? अभी कहाँ, कार्रवाई चल रही है। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वह बातचीत के ये टुकड़े सुन रही थी। छोटे के यहाँ जाने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी, पर उन्हें यह भी पता नहीं था कि बड़े की गृहस्थी पर वे इस कदर भार बन गई हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सवेरे वे अपना संदूक खोलकर बैठ गई थी। यह क्या हो रहा है दादी माँ? कुणाल ने पूछा। कुछ नहीं रे, अपने कपड़े लत्ते संभाल रही हूँ। अगर तेरे चाचा के साथ जाना पड़ा तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी न। तैयारी का नाम सुनते ही बड़ी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। जब भी वे कहीं जाने को होती हैं, बड़ी इसी तरह चौकीदारी करने लगती हैं। उसे डर लगता है कि अपनी चीज़ें वे बाहर बाट आएंगी और वह टापती रह जाएगी। बड़ी इस तरह छाती पर आकर खड़ी हो गई तो खींच के मारे उन्होंने संदूक बंद कर दिया। बुरा सा मुंह बनाकर बड़ी रसोई में लौट गई। वह फिर संदूक खोलने को थी कि विमल आ गया। पास बैठकर बोला, अम्मा, ये 4-5 फार्म हैं, इन पर दस्तखत कर दो। इन फार्म्स को वे खूब पहचानती हैं। ये बैंक से पैसे निकालने के फार्म हैं। बाबूजी की बीमारी में इन कागज़ों की खूब अच्छी पहचान हो गई थी। दस्तखत करने से पहले बाबूजी की बात याद आई। वे अक्सर कहते, तुम पढ़ी लिखी हो सावित्री, बिना जाने बूझे किसी कागज़ पर दस्तखत मत करना। रुपया पैसे के मामले में अपने पेट जाए पर भी विश्वास मत करना। दस्तखत किस लिए? तुम्हारी पेंशन आएगी तो निकलवानी भी तो पड़ेगी, पहले आने तो दो। बस आजकल ऑर्डर निकलने ही वाले हैं, मैं कल बाबू से मिला था। लेकिन ये इतने सारे फार्म क्यों? अब जा रही हो तो साल 6 महीने रहोगी भी कि नहीं? तब तक पेंशन क्या यूं ही पड़ी रहेगी? क्यों, बैंक वाले क्या रखने के लिए मना करते हैं? और अभी तो मेरा जाने का भी पक्का नहीं है। गई भी तो साल 6 महीने क्यों रहूँगी? बरसे पर तो मुझे आना ही है। कमल तभी नहाकर निकला था। टॉवेल से सिर पोंछते हुए बोला, भैया, तुम तो एक पर दस्तखत करा लो और बाकी अम्मा को दे दो। वे हर महीने वहाँ से दस्तखत करके भेजती रहेंगी और तुम यहाँ से ड्राफ्ट बनाकर भेज देना। चाहो तो मेरा अकाउंट नंबर और बैंक का नाम भी लिख लो।
वहाँ मैं पैसे का क्या करूँगी? कुछ भी। मान लो कुछ दान पुण्य करने का ही मन हुआ है तो तुम नहीं करवाओगे? मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा। यह बात नहीं अम्मा, पर हाथ में पैसा रहता है तो आदमी को बड़ा मनोबल मिलता है। पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा पास में हो तो बेचारगी महसूस नहीं होती। वैसे तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो एक बात कही है। छोटा शायद ठीक ही कह रहा था। गांठ में पैसे रहेंगे तो वह बहुओं के सामने भी सिर ऊंचा करके रह सकेगी, खासकर छोटी के सामने। उन्होंने एक फार्म उठाया, बड़े से पूछकर अंदाज से 1 महीने की पेंशन की रकम लिखी और दस्तखत कर दिए। बड़े ने चुपचाप फार्म उठा लिया और छोटे को घूरता हुआ भीतर चला गया। बड़ी शायद इधर ही कान लगाई थी। पति के भीतर आते ही शुरू हो गई। देख लिया ने, गुड़ को पाते ही चींटियाँ कैसे चिपकने लगी हैं। अम्मा की पेंशन के लिए ही तो लार टपकाने आ गए हैं और अम्मा सोचती है कि उनकी कोख से श्रवण कुमार पैदा हुआ है। बाबूजी एक बार फिर याद आ गए। उन्हें शायद अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। जब भी समय मिलता समझाने लगते, सावित्री, पति पत्नी का साथ सदा नहीं रहता, किसी न किसी को पहले जाना ही पड़ता है। मैं चला भी गया तो तुम्हें निराधार नहीं छोड़ जाऊंगा। तुम्हारे सिर पर पक्की छत रहेगी और गुजारे लायक पेंशन तुम्हें मिलेगी। हो सकता है बच्चे इसी के लालच में तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर वे लोग साथ छोड़ दें तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम आराम से जी सकोगे। दोपहर को आंख जरा सी लगी ही थी कि बाहर की कुंडी खड़ गई। बड़ी ही तत्परता से उठकर बाहर गई। दूसरे ही क्षण उसने आवाज़ दी, अम्मा जी, जरा इधर आइए। घुटने पर हाथ देकर वे बड़ी मुश्किल से उठी। बाहर आकर देखा, एक दुबला पतला सा युवक दरवाजे पर खड़ा है। उसकी ओर हाथ नचा नचा कर बड़ी बहू बोली, अपने लाडले की करतूत देख लीजिए। क्या हुआ? ये हमारे नए किराएदार हैं, ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। तभी मैं कहूँ कि इतनी बेदर्दी से रुपया क्यों लुटाया जा रहा है, इतनी छुट्टी क्यों बर्बाद की जा रही है। अरुणा ने पट्टी पढ़ाकर भेजा होगा। पर यह तो कोई बात नहीं हुई। हमारे ही सिर पर किसी को लाकर बैठाएंगे और हमसे पूछेंगे भी नहीं। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? उन्होंने बहू को गुड़क दिया और फिर आगंतुक से मुखातिब होकर बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? वह बेचारा क्या बोलता, बमबारी से पहले ही घबरा गया था। हकलाते हुए बोला, मैं अरुण सक्सेना का साला हूँ, यहाँ बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। कमल जी ने कहा था कि उनके यहाँ एक कमरा खाली है। अरुण सक्सेना को तो आप जानती हैं न? हाँ जानती हूँ, कमल का दोस्त है। पर बेटे, कमल तो यहाँ रहता नहीं है, उसे शायद कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ तो कोई कमरा नहीं है। तुम्हें नाहक तकलीफ़ हुई है, माफ़ करना। जी कोई बात नहीं, उसने कहा और चलता बना। अच्छा हुआ जो सिर्फ कमरा देखने आया था, सामान लेकर आता तो अच्छी खासी फजीहत हो जाती। उसके जाते ही उन्होंने बहू को ताकीद कर दी थी कि इस लड़के के बारे में छोटे से बात भी न करना। अगर उसने हमसे कुछ नहीं बताया तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। अगर खुद बात छेड़ेगा तो मैं निपट लूँगी। या तो कमल की अरुण सक्सेना के साले के साथ भेंट ही नहीं हुई, या फिर उसे घर में किसी से जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं पड़ी। जो भी हो, दिन अच्छे से गुजर गया, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। रात खाना खाते हुए उन्होंने सहज भाव से पूछा, छोटे, ऊपर के कमरे की मरम्मत में कितना खर्च आया होगा? कमल चकित हो गया, यह सब क्यों पूछ रही हो अम्मा? ऐसे ही। सच तूने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी कितने दिनों की साथ थी जो अब पूरी हुई। कितने साल हो गए जब तुम लोगों के पढ़ने लिखने के लिए बनवाया था। एक बार जो बन गया सो बन गया, दोबारा उसमें चम्मच भर सीमेंट तक लगाने की सुविधा नहीं हुई। हाथ हमेशा तंग ही रहा। खैर अब तुमने कमरा ठीक ठाक कर दिया है तो कुछ दिन मैं रह लूँगी। कपिल बेटे, कल मेरा बक्सा और चारपाई ऊपर पहुँचा देना। लेकिन अम्मा, कल तो तुम मेरे साथ जा रही हो। नहीं जाऊँगी। मैंने अब सोच लिया है कि बरसी तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बाद में देखा जाएगा। और तुम्हारा जो भी पैसा लगा हो मुझे बता देना। मेरी पेंशन मिलने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूँगी। ये क्या कह रही हो अम्मा? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरे मकान पर तुम क्यों खर्च करोगे? वह मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया होता तो और बात थी, और अभी तो मैं लिखूँगी भी नहीं। हिस्सा बाँट जो भी होगा मेरे मरने के बाद होगा। विमल बेटे, मेरी पेंशन कितनी बनेगी? यही कोई 800, 850, ठीक से तो याद नहीं है।
तो ठीक है, 400 मैं इसकी किस्त दे दूँगी और 400 तुम मेरे खाने खर्चे के रख लेना, ठीक है न? छी अम्मा, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे खाने का खर्च लूँगा? उसमें हर्ज ही क्या है? मिल रही हैं इसलिए दे रही हूँ। वैसे तो मुझ में भी अभी पकाने का हौसला है, पर तुम्हारी बेकार में बदनामी होगी। इसकी किस्तें चुक जाएंगी तो बाकी पैसा बैंक में रहने देंगे। मेरी हारी बीमारी में काम आएगा। बुढ़ापे में 100 खर्च होते हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है अम्मा, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। छोटे का बड़ी देर बाद बोल फूटा। वे सठिया गई हैं। भगवान ने 2-2 बेटे दिए हैं और उन्हें अकेले रहने का शौक चढ़ाया है। अकेली तो मैं हो ही गई हूँ बहू। ऊपर नीचे कहीं भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अकेली तो मैं तब भी थी जब बाबूजी को लेकर ऊपर पड़ी रहती थी। तब तो मेरी किसी ने सुध नहीं ली। 2 सालों में एक रात भी नींद भर सो नहीं पाई। एक दिन भी मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। चिंता से प्राण सूख गए थे। पर उस समय भी कोई मेरा दुख बांटने नहीं आया। उस समय तो अम्मा सबके लिए बाहर थी। हर कोई दुरदुरा रहा था। यह घर हमारा अपना नहीं होता तो शायद यहाँ से भी निकाल दिए जाते। बस अम्मा, अब बहुत हो चुका है। नहीं विमल, अभी बस कहाँ हुआ है। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रात दिन मन में हाहाकार मचा रहता। फिर भी तो तुम लोगों की जोड़ तोड़ जारी है। बड़ी चाहती है कि मैं रसोई संभाल लूँ या कहीं टल जाऊँ। बेला चाहती है कि मैं उसके बच्चे संभाल लूँ ताकि वह पढ़ाई कर सके। छोटे की इच्छा है कि मैं उसके घर की चौकीदारी करूं ताकि राजा रानी बेफिक्र होकर घूम फिर सकें। पर कोई यह नहीं पूछता कि अम्मा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है। बोलते बोलते उनकी सांस भर आई थी। उन्होंने दीवार से सिर टिका लिया और निढाल होकर बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, शरीर से भी और मन से भी। मुझसे अब कुछ नहीं होता। मुझसे अब कोई आशा मत रखना। रसोई में सन्नाटा सा खिंच गया था। सब एक दूसरे से आंखें चुराते हुए स्तब्ध बैठे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि कब कुणाल उठकर दादी के पास जाकर बैठ गया। अपने झूठे हाथों से ही दादी की गलबहियाँ लेते हुए उसने कहा, फिक्र मत करो दादी माँ, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर सोऊंगा। उन्हें लगा जैसे उनके मन का सारा आक्रोश, सारा सूनापन इस प्यार भरे स्पर्श ने, इस भोले आश्वासन ने हर लिया है। लोग शायद इसी दिन के लिए संतान की कामना करते हैं।